हेलो गाइस, आज हम वायुमंडल की परतें के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए, वायुमंडल की परत के आधार पर 5 परतों में डिवाइड किया गया है। ठीक, तो जो 5 परतों में डिवाइड किया गया है, तो 5 परतों को हम डिटेल से देखेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन कौन से परतों में क्या क्या पाया जाता है और उससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो उसके लिए क्या होगा कि आपको शांति से उसको पढ़ते चलिए, हर एक कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। इससे आने वाला हर एक क्वेश्चन आप कर पाएंगे। जितने भी वायुमंडल की परतें से क्वेश्चन बनेंगे, आप यदि पढ़ लिए, वीडियो देख लिए, तो आपको कंफर्म हर एक क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक, अब देखिए कि वायु क्या होता है। वायुमंडल यानी वायु क्या होता है, तो वायु गैसों का मिश्रण होता है। तो कौन कौन से गैसों का मिश्रण वायु होता है, तो उसको देखिए हम बता रहे हैं कि वायु कौन कौन से गैसों से मिलकर के बना होता है। यदि आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया कि वायु क्या है, तो आप सीधा सीधा बताएंगे वायु गैसों का मिश्रण है। ठीक, कौन कौन से गैसों का मिश्रण है, देखिए इसमें क्या होगा कि आपको नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, 21%। और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%, आर्गन 0.9% और अदर गैस 0.17% पाया जाता है। तो यानी वायु कौन कौन से गैसों का मिश्रण होता है, तो अनेक प्रकार के गैस मिले होते हैं। तो मेनली जो गैस होता है उसके बारे में आपको यदि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कौन से गैस कितने परसेंट पाए जाते हैं, तो नाइट्रोजन कितने परसेंट पाए जाएंगे, 78%। ऑक्सीजन लगभग 21% यानी 20.9। और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन 0.9% पाए जाते हैं। अदर गैस क्या होता है, 0.717%। अदर गैस में धूल उल भी आते हैं, यानी धूल मिल करके और उसके बाद में और सारे गैसें हैं जो कि मिल करके बने होते हैं, तो उसका पूछ लिया जाता है। तो आपको देखिए मेनली गैस का परसेंटेज देखना है। तो यदि पूछा कि वायु गैसों का मिश्रण होता है, कौन कौन से गैस कितने परसेंट पाए जाते हैं, तो आप इसमें देख लीजिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सब गैस कितने कितने परसेंट पाए जाते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब चलिए देखते हैं कि मतलब कि जो देखिए हम इसको देख रहे हैं कि जो अर्थ के ऊपर कौन कौन से, पहले अर्थ के ऊपर कौन सा लेयर पाया जाता है, तो क्या होगा, ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल। ठीक, देखिए अब क्षोभ मंडल से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और कितने किलोमीटर तक पाया जाता है, ये देख रहे हैं। देखिए क्षोभ मंडल जो अर्थ होता है, अर्थ के मतलब कि देखिए अर्थ हम लोग का गोलाब होता है। तो अर्थ के गोलाब होता है, तो अर्थ पर आप देखेंगे कि यहाँ मतलब कि पोल पर, नॉर्थ या साउथ पोल पे जाएंगे तो उसमें क्या होता है, पोल पर उसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है और इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर उसकी ऊंचाई कम, मतलब ऊंचाई ज़्यादा होती है, पोल पर कम होता है। तो यदि आपको क्षोभ मंडल की ऊंचाई पूछा तो पोल पर होता है 8 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की 8 किलोमीटर तक यदि हम 8 किलोमीटर के रोक देंगे, 8 किलोमीटर तक जाएंगे, तो वहाँ हमको उतना मंडल का क्या कहलाएगा, क्षोभ मंडल। यानी यदि क्वेश्चन में कभी आप देखेंगे कि क्षोभ मंडल या कभी हिंदी में लिखा रहता है ट्रोपोस्फियर, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, ट्रोपोस्फियर, हिंदी में क्षोभ मंडल। तो यहाँ पोल पर 8 किलोमीटर तक पाया जाता है और यहाँ पर इक्वेटर भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तक पाया जाता है। तो इसका एवरेज कितना होगा, 14 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल पाया जाता है। यदि एवरेज में पूछा 14 किलोमीटर, ऐसे क्या होगा, पोल पर 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तक पाया जाता है। तो अब क्या होता है कि देखिए क्षोभ मंडल में क्या क्या घटनाएं होती हैं उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए क्षोभ मंडल में जितने भी मौसम परिवर्तन घटनाएं होती हैं सब क्षोभ मंडल में होती है। बादल वगैरह कहाँ पाए जाते हैं, सब क्षोभ मंडल में ही पाए जाएंगे। बादल, देखिए बादल जितना होगा सब क्षोभ मंडल में ही पाया जाएगा। तो बादल, यदि आपको पूछा गया कि क्षोभ मंडल को और कौन सा मंडल कहते हैं, देखिए अर्थ क्या होता है कि मतलब जो वायु होता है वो संवहनी द्वारा गर्म होता है, तो इसमें संवहनी परिवर्तन भी, इसलिए इसको क्षोभ मंडल को कहा जाता है। अर्थ क्या होगा, संवहनी द्वारा गर्म होगा, धीरे धीरे आगे फिर बादल बनेगा, फिर बारिश होगा, तो यानी कि संवहनी परिवर्तन मंडल भी क्षोभ मंडल को कहा जाता है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है कि क्षोभ मंडल में आपको नीचे पृथ्वी पर से ऊपर जाएंगे, क्षोभ मंडल तक जाएंगे तो देखेंगे 165 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस होगा आपका टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। जैसे ही आप 165 मीटर ऊपर जाएंगे वैसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा, फिर 165 डिग्री जाएंगे फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा। इस हिसाब से हमारा टेम्परेचर क्षोभ मंडल में क्या होगा, गिरता चला जाएगा। तो ठीक, उसके बाद में क्षोभ मंडल से अब क्वेश्चन आप समझ गए क्या क्या बनता है। जितनी भी मौसम परिवर्तन घटनाएं क्षोभ मंडल में होंगी। यदि आपको जीव जंतु पूछे कहाँ पाए जाते हैं, मनुष्य कहाँ पाए जाते हैं, जीव जंतु जितने सब होते हैं, तो वो सब क्षोभ मंडल में ही पाए जाते हैं, क्योंकि अर्थ से लेकर के आपको 14 किलोमीटर तक जाएंगे तो क्षोभ मंडल पाया जाएगा। तो जो
क्षोभ मंडल पाया जाएगा तो वहीं मतलब ये अर्थ पर भी जितने जीव जंतु सब किस में आएंगे, क्षोभ मंडल में आएंगे। ठीक, अब देखिए क्षोभ मंडल के बाद आपको मिलेगा, आपको यहाँ से जाएंगे 18 किलोमीटर के ऊपर तो आपको मिलेगा 50 किलोमीटर तक जाएंगे तो समताप मंडल, किसमें, समताप मंडल में जाएंगे तो 50 किलोमीटर जाएंगे समताप मंडल। अब समताप मंडल में आपको देखिए समताप मंडल मतलब सम मतलब समान, ताप मतलब ताप, यानी यहाँ आप जाएंगे तो समान ताप मिलेगा। यानी जितने भी आपको देखेंगे कि एरोप्लेन वगैरह यहीं चलते हैं, यहाँ क्या होगा कि देखिए नीचे नीचे क्षोभ मंडल में वायु की घटना, मौसम की घटनाएं होगी, बादल होगा यहीं होगा, ऊपर क्या होगा, यहाँ कुछ भी नहीं पाया जाएगा, एकदम शांत एरिया रहता है, इसलिए इसको कहते हैं समताप मंडल। ये 50 किलोमीटर ऊंचाई तक पाए जाते हैं। यहाँ आपको कोई मौसम, आपको कोई घटनाएं नहीं मिलेंगी, यहाँ एकदम पूरे मौसम साफ रहता है, यहाँ आराम से एरोप्लेन यहीं उड़ते हैं। ठीक, अब इसी में समताप मंडल में आपको पाया जाएगा कि वो क्या बोलते हैं कि ओजोन परत, समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है। यदि आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है तो समताप मंडल में ही पाया जाता है। तो समताप मंडल में ओजोन परत कितने किलोमीटर, देखिए 50 किलोमीटर तक तो समताप मंडल पाए जाते हैं, तो ओजोन परत कितने किलोमीटर तक पाया जाता है, देखिए 30 से 40 किलोमीटर तक आपको समताप मंडल पाया जाएगा, क्योंकि 18 से 50 के टोटल एरिया को क्या कहेंगे, समताप मंडल, और 30 से 40 किलोमीटर के रेंज में जो पाया जाता है वो ओजोन परत पाया जाता है। देखिए ओजोन का फार्मूला क्या था, O3 होता है, ओजोन कहते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। कब, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन को मापा कैसे जाता है, जैसे कि देखिए पानी को लीटर में मापा जाता है, ठीक है, लंबाई को इसको मीटर में मापा जाता है, ऐसे ओजोन को किस में मापा जाता है, डाप्सन में, किस में, डाप्सन में मापा जाता है ओजोन को। ठीक, तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ओजोन को डाप्सन में मापा जाता है। तो क्या होता है कि देखिए जब सूर्य से अल्ट्रा वायलेट रेज, सूर्य से जब प्रकाश आता है तो उसमें बहुत सारे अल्ट्रा वायलेट रेज रहता है, यूवी किरण रहती है, जिसको अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं। तो क्या करता है ओजोन इसको छान देता है, ओजोन उसको छान करके जो हानिकारक किरण है उसको वापस कर देता है और सब किरण पृथ्वी पर आते हैं। ठीक, इसी का काम यही होता है। ओजोन हम लोग का पूरा मतलब एक तरह के इसको कहा जाता है पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है ओजोन को। ठीक, तो अब देखिए कि ओजोन, अब समताप मंडल में आपको समझ में आ गया, यहाँ जितने एरोप्लेन वगैरह यहीं सब चलते हैं, कहाँ पर, इसमें समताप मंडल में। और ओजोन का देखिए सबसे ज़्यादा क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं उससे ज़्यादा होते हैं ओजोन का, इसलिए देखिए ओजोन का सबसे ज़्यादा ओजोन देखिए कहाँ मतलब कि पाया जाएगा, तो देखिए ओजोन आप देखेंगे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। ठीक है, तो वहाँ देखेंगे अटलांटिक, उसको क्या था, अंटार्कटिका में ओजोन की देखिए परत बीच में भी कम हो गया था, क्योंकि CFC क्लोरो जो ACOC में पाया जाता है CFC गैस, सबसे ज़्यादा उससे क्षरण हुआ था, तो सबसे ज़्यादा वहीं क्षति हुई थी। फिर बाद में हालांकि उसको कम कर दिया गया, उसको बाद में AC वगैरह बंद कर दिया गया, उसको जो भी उसमें CFC गैस निकलती थी अदर गैसों का यूज होने लगा, तो इससे क्या होगा कि ओजोन परत की मोटाई फिर बढ़ गई। तो ओजोन हमेशा बनता बिगड़ता रहता है, इसकी गंध जो होती है सड़े अंडे की जैसा होता है। ठीक, अब समताप मंडल में ओजोन पाया जाता है। इसके बाद क्या, कौन सा मंडल आता है, मध्य मंडल। मध्य मंडल कहाँ से कहाँ तक किलोमीटर तक होता है, देखिए यहाँ से मध्य मंडल टोटल आपको कितने किलोमीटर तक पाया जाता है, तो कितने किलोमीटर तक पाया जाता है, 80 किलोमीटर तक। ठीक है, 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल पाया जाता है। देखिए यहाँ से मध्य मंडल 80 किलोमीटर तक पाया जाता है। 80 यहाँ से 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर को क्या कहते हैं, मध्य मंडल यानी मीजोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, देखिए मीजोस्फीयर यानी मध्य मंडल कहा जाता है। तो मध्य मंडल में आपको देखिए मध्य मंडल पूछा जाता है सबसे ठंडा मंडल कौन सा होता है, तो मध्य मंडल सबसे कोल्ड होता है। ठीक है, सबसे ठंडा मंडल मध्य मंडल होता है। अब आपको यदि इसमें देखिए जो मध्य मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल, ये तीनों मंडल को कौन सा मंडल कहा जाता है, इसको सम मंडल कहा जाता है। कौन सा, सम मंडल। इसमें घनत्व तो ज़्यादा होते हैं, देखिए जितने ऊपर आप जाएंगे उसमें वायु का घनत्व तो कम होता चला जाएगा। तो जो तीन ऊपर से नीचे से जो तीन मंडल होते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, इसको कहते हैं सम मंडल। सम मतलब समान मंडल, यानी इसमें देखेंगे समान इसको मंडल यानी होमोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, ऊपर जो आयन मंडल और वही मंडल जो दो मंडल पाए जाते हैं उसको कहते हैं विषम मंडल यानी हेक्सोस्फीयर कहा जाता है। चलिए अब आपको पूछ लिया सम मंडल में कौन कौन से मंडल आते हैं,
ओजोन क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। ओजोन कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक, अब देखिए जो अब आगे हम इसको मंडल को देख रहे हैं आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है? देखिए आयन मंडल कितने किलोमीटर तक पाया जाता है? देखिए 640 किलोमीटर तक आयन मंडल पाया जाता है। तो इसमें आयन मंडल में देखिए इसमें क्या होता है कि उल्का पिंड वगैरह आयन मंडल में ही होते हैं। देखिए आयन मंडल में रेडियो तरंगे आयन मंडल से ही वापस आते हैं। जैसे यहाँ से हम लोग का रेडियो चलता है तो यहाँ से जाएगा आयन मंडल से वापस आएगा। तो जो रेडियो तरंगे होती हैं उसको देखिए आयन मंडल में, देखिए आयन मंडल को DEF+G, यानी इसको क्या करें, DEF और G मंडल कहा जाता है। जो रेडियो तरंगे सबसे कमज़ोर तरंग होती हैं तो उसको डी रिफ्लेक्ट कर देगा, उससे जो मजबूत तरंगे होंगी मध्य उसको ई रिफ्लेक्ट कर देगा, और मजबूत तरंगे रेडियो होंगी तो उसको एफ और जी मिल करके रिटर्न कर देते हैं। तो यदि आपको पूछ लिया गया DEFG मंडल किसे कहा जाता है? आयन मंडल को ही कहा जाता है। ठीक, DEF और G मतलब कि देखिए शुरू से देखिए डी छोटा होता है उससे आगे लिखा जाएगा ई। तो जो जितने छोटा होगा उसी हिसाब से देखिए अपने याद करने का ट्रिक है कि डी सबसे जो रेडियो तरंग दैर्घ्य सबसे कम है तो डी रिफ्लेक्ट कर देगा, उससे ज़्यादा है तो ई करेगा, और उससे ज़्यादा है तो एफ और जी रिफ्लेक्ट कर देंगे। इसलिए इसको DEF और G मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, आयन मंडल में उल्का पिंड होते हैं। आयन मंडल में आपको मिलेगा, आयन मंडल में क्या कि देखिए एक पूछ लेगा कॉस्मिक किरण कहाँ पाया जाता है? ये आयन मंडल में ही पाया जाता है। देखिए क्या होता है कि अर्थ पर बहुत सारे उल्का पिंड अर्थ पर वापस आते हैं। देखिए एस्टेरॉयड बेल्ट जो होता है वहाँ से उल्का पिंडें जो वापस आती हैं अर्थ पर, तो यहाँ होता है कि आयन मंडल में कॉस्मिक किरण पाया जाता है। ये क्या होता है कि उसको जला देते हैं। ठीक, उसको जला देंगे तो अर्थ पर आते आते एकदम ख़त्म हो जाता है। तो आप कभी काल देखे होंगे कि मतलब कि कभी काल आप देखे होंगे कि पृथ्वी पर बहुत सारी चीज़ रात में देखें जलते हुए गिरता है, तो क्या होता है? उल्का पिंड। देखिए उल्का पिंड बड़े बड़े मतलब कि चट्टानों का बड़े बड़े चट्टान 1 किलोमीटर आधे किलोमीटर के होते हैं। वो क्या होते हैं कि एस्टेरॉयड बेल्ट से चक्कर लगाते हुए सूर्य का पृथ्वी पर आ जाते हैं, पृथ्वी पर से अपना फिर अर्थ पर नीचे ज़मीन पर गिरने लगते हैं। तो क्या होगा कि जब इसमें पड़ेंगे आयन मंडल में तो यहाँ कॉस्मिक किरण होता है, वो इतना स्पीड से आते हैं कि आप समझिए कि 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट हो जाता है और जलने लगता है। वहाँ से आते आते अर्थ पर ख़त्म हो जाता है। कोई देखिए एस्टेरॉयड बेल्ट गिर भी जाता है। जैसे देखिए एस्टेरॉयड बेल्ट गिरा था तो हम लोग का वहाँ पर लोनार झील का निर्माण हुआ था जो कि महाराष्ट्र में है। वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ एस्टेरॉयड बेल्ट गिर गया था, बहुत बड़ा था, आते आते कम हो गया, पूरा नहीं मतलब कि ख़त्म हो पाया, जल नहीं पाया, तो उस पर गिर गया तो वहाँ गड्ढा हो गया, वहाँ पानी जम गया तो झील हो गया। तो लोनार झील एस्टेरॉयड बेल्ट से ही बना है। ठीक, तो आयन मंडल के बारे में इतने मतलब कि क्वेश्चन आपको बनेंगे। कितने किलोमीटर तक? 640 किलोमीटर तक पाया जाता है। और जितने उपग्रह होते हैं, कौन सा उपग्रह देखिए होता है PSLV मतलब पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। ये जो उपग्रह छोटे छोटे उपग्रह होते हैं ये आयन मंडल में ही होते हैं। ठीक है, इससे मतलब हम लोग को आयन मंडल में, अब देखिए जो इंटरनेशनल स्पेस जो है अंतर्राष्ट्रीय जो स्पेस बनाया गया है वहाँ ये आयन मंडल में ही बनाया गया है। ठीक, अब देखिए आयन मंडल के बाद क्या होता है? बहिमंडल यानी एक्सोस्फीयर। उसके बाद जितने एक्सोस्फीयर कितने, अब देखेंगे आयन मंडल के बाद जो एक्सोस्फीयर होगा कितने किलोमीटर तक हम मानेंगे? लगभग 10,000 किलोमीटर तक मिला करके बना होता है बहिमंडल। ठीक है, 10,000 किलोमीटर तक जो मंडल होगा उसको हम बहिमंडल कहेंगे। तो वायुमंडल में क्या होता है कि देखिए यहाँ टेम्परेचर बहुत गर्म हो जाता है। ठीक, आयन मंडल में देखिए मध्य मंडल सबसे ठंडा होता है, उसके बाद आयन मंडल में हल्का गर्म होना शुरू हो जाता है, तो फिर मध्य मंडल में और गर्म हो जाता है, यानी टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। ठीक, ये टाइप के मतलब क्वेश्चन बनते हैं। तब अब क्या होगा कि देखिए आयन मंडल, इसको यदि आपको पूछा गया कि मतलब कि यदि ग्राफ बनाने के लिए तो आपको देखा गया कौन सा मंडल सबसे गर्म होता है और कौन सा ठंडा होता है। तो देखिए सबसे ठंडा मंडल कौन सा होता है, कौन सा सबसे ठंडा मंडल होता है? मध्य मंडल। मध्य मंडल सबसे ठंडा होता है। उसके बाद में देखिए वायुमंडल सबसे गर्म होता है। ठीक, अब देखिए मंडल के मतलब कि इसके आधार पर हम ये देखेंगे कि देखिए ग्राफ जो है कैसे मतलब कि बना हुआ है, कि मतलब मंडल के आधार पर के हम देखेंगे ग्राफ के बारे में। देखिए हम बता रहे हैं आपको थोड़ा सा, 1 मिनट गाइस। ये
देखिए ये क्या है कि हम इसको टेम्परेचर के आधार पर ग्राफ बनाया गया है। देखिए क्या होगा कि देखो आपको मान लीजिए यहाँ से देखिए टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है, ठीक। ये देखिए टेम्परेचर है, तो यहाँ देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हम ये मानते हैं कि यहाँ पर अर्थ का मतलब कि टेम्परेचर कितना है, अर्थ पर टेम्परेचर हम लोग का यहाँ से पाया जाता है, मान लो 37 डिग्री वो पाया जाता है, ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ से देखिए ट्रोपोस्फीयर में जितने हम ऊपर जाएंगे, देखिए ट्रोपोस्फीयर में आपका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता चला जाए। देखिए ये बढ़ा है टेम्परेचर, बढ़ता चला जा रहा है। अब देखिए यहाँ से ट्रोपोस्फीयर में आपका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला गया। जब जब हम लोग सम तापमंडल में पहुँचेंगे तो यहाँ देखिए समान टेम्परेचर रहेगा, तो ऐसे बन गया समान टेम्परेचर रहेगा। फिर उसके बाद मीजोस्फीयर में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा कोल्ड यही होता है, मध्यमंडल, तो यहाँ टेम्परेचर और बढ़ता चला जाएगा। फिर उसके बाद में फिर यहाँ से आपको फिर टेम्परेचर घटता चला जाएगा, ठीक है। देखिए इधर जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इधर घट रहा है, और इधर क्या हो गया, बढ़ रहा है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर यहाँ गिर रहा है, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर मतलब बढ़ रहा है, यानी कि टेम्परेचर हाई हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा गर्म हो रहा है, इधर टेम्परेचर ठंडा हो रहा है, यानी गिर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि टेम्परेचर इधर देखिए बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। उसके किसमें, ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल में टेम्परेचर गिरता चला जाएगा। फिर आपको मध्यमंडल में समान रहेगा, क्योंकि वहाँ कोई टेम्परेचर आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा टेम्परेचर में। मध्यमंडल में टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद में आप फिर जाएंगे तो मीजोस्फीयर में और टेम्परेचर गिरता चला जाएगा, गिरता चले जाएगा, लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर गिर जाता है, किसमें, मध्यमंडल में। इसलिए सबसे ठंडा मंडल होता है। फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, आपको वायुमंडल एकदम गर्म होता चला जाएगा, वायुमंडल सबसे गर्म होता है, तो वहाँ टेम्परेचर और फिर उस हिसाब से देखिए, यदि आपको मैप बनाने के लिए कहा गया तो ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। यदि आपको पूछा कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस किस में होता है, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस किस में सबसे ज़्यादा होता है, तो वहाँ रेगिस्तान में। देखिए रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्म होता है और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा अंतर किस में आता है, रेगिस्तान में आता है, ठीक। यदि आपको एक क्वेश्चन बन गया तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं कि इसको क्या होता है कि देखिए जब सूर्य की रोशनी आती है पृथ्वी पर, तो देखिए पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी आती है तो कितने % हम लोग के पास यहाँ पहुँचती है अर्थ पर, कितने की नहीं। जैसे 100% यहाँ से पृथ्वी की वहाँ से रोशनी आया तो लगभग जैसे सूर्य से रोशनी पृथ्वी पर पहुँचा तो कितने 8 मिनट 18 सेकेंड में पहुँचती है। यदि पूछ लिया गया कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 18 सेकंड लगभग लगता है, ठीक। अब क्या कर रहे हैं कि यदि पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी आए तो कितने % पृथ्वी पर पहुँचती है, क्या पूरा पहुंचती है कि आधे पहुंचती है, कितने % पहुँचे, उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। देखिए क्या होता है कि जब पृथ्वी पर से सूर्य पर से पृथ्वी रोशनी आए पृथ्वी पर, क्या होगा कि बादल से, देखिए कुछ चीज़ बादल से टकरा करके वापस चले जाते हैं, और कुछ बादल एब्जॉर्व कर लेते हैं, मतलब ग्रहण कर लेते हैं, और कुछ धूल कण से जाते हैं। तो कौन कितने % जाता है उसके बारे में आपको देखना होगा कि देखिए यहाँ मान लीजिए सूर्य की रोशनी आया, ठीक। अब क्या करें, 14% क्या होगा, बादल अपने ग्रहण कर लेता है, ठीक। 14% बादल खुद ग्रहण कर लेता है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ से मिलेगा कि देखेंगे 27% टेम्परेचर वापस चला जाएगा, बादल में टकराया 27% वापस चला गया और 14% बादल खुद ग्रहण कर लिया। उसके बाद में फिर यहाँ पर वायुमंडल में देखिए धूल उल पाया जाता है, तो धूल से आपको यहाँ से 6% देखिए धूल पर 6% धूल रिटर्न कर दिया टेम्परेचर को, ठीक। फिर उसके बाद अर्थ पे पहुँचा तो पृथ्वी पर भी बहुत सारे धूल पाए जाते हैं, देखिए चमकीले टाइप के धूल होते हैं, तो वो धूल से भी 2% चला गया। तो टोटल कितना चला गया, देखिए 6% इधर, 27% बादल और 6% जो वायुमंडल में धूल है, और अर्थ पर जो धूल पाए जाते हैं वो सबसे 2% है। तो टोटल कितने % पाया गया, देखिए इसमें 35%, यानी 35% टोटल वापस चला गया, ठीक। और 14% बादल खुद ऑब्जर्व कर लिया, ग्रहण कर लिया। तो जो ग्रहण कर लिया और जो 35% वापस चला गया उसको कहेंगे एल्बिडो। क्या कहेंगे, जो 35% वापस चला गया तो एल्बिडो। यदि कभी आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कि एल्बिडो किससे कहते हैं, तो यानी 35% जो वापस चला गया, हम लोग का सूर्य का प्रकाश वापस गया, तो उसको कहते हैं एल्बिडो। देखिए एल्बिडो, ठीक, एल्बिडो कहा जाता है। और उसके बाद में अब बचा कितना, देखिए 35% ये चला गया और 14% ग्रहण कर लिया, टोटल कितना हुआ 49%, बचा कितना 51%। 51% हम लोग के अर्थ पर आता है, ठीक। तो जो सूर्य जब आता है तो उसको सूर्य की रोशनी जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो टोटल जो पहुंचा है, जैसे सूर्य की रोशनी चली यहाँ पर आ रहा है, जब रिटर्न नहीं होता तो जैसे वापस 100% आया, तो उसको क्या कहेंगे, सूर्य ताप कहते हैं। क्या करें, सूर्य तप कहते हैं, सूर्य तप यानी इंसोलेशन,
क्या कहेंगे? यदि क्वेश्चन पूछ रहा था जो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आता है उसको क्या कहते हैं? सूर्य तप। सूर्य तप। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंसोलेशन। क्या कहेंगे? इंसोलेशन। ये भी क्वेश्चन बन जाता है, सूर्य तप। तो देखिए अब 51% पृथ्वी पर आ गया और 35% चला गया। जो 35% वापस चला जाता है उसको एल्बिडो कहते हैं, रिटर्न चला जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि सूर्य, देखिए इस पर वातावरण, पृथ्वी पर जो वायुमंडल है, बहुत सारे गैसों का मिश्रण है वायु। ठीक, तो क्या होता है कि पृथ्वी पर वायु गैसों का मिश्रण है, तब देखिए जब सूर्य निकलता है, जब सूर्य निकलेगा तो उसमें क्या होगा कि देखिए 2 मिनट मतलब जो वायुमंडल है वो 2 मिनट पहले ही सूर्य को दिखा देता है। तो 2 मिनट पहले दिखा देगा, फिर डूबने लगेगा, फिर 2 मिनट पहले तक दिखाता है, यानी 4 मिनट तक मतलब अर्थ को मतलब 4 मिनट सूर्य को वायुमंडल दिखाते हैं, जिसको कहते हैं कि अपवर्तन। क्या कहते हैं? अपवर्तन के कारण। कभी पूछ लेता है सूर्य का मतलब कि सूर्य जो उगने से पहले जो दिखता है तो उसको क्या कहते हैं? अपवर्तन। जैसे देखिए अब बाल्टी है, बाल्टी में पानी है, अब सिक्का बाल्टी में डाल देंगे तो सिक्का देखेंगे हल्का ऊपर उठा हुआ होता है, तो उसको अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। तो 4 मिनट का देखिए टोटल डिफरेंस होता है, मतलब सूर्य दिखने से पहले 4 मिनट तक दिखता है, 2 मिनट सुबह में, 2 मिनट शाम में। ठीक, अब देखिए, अब आपको ये देख रहे हैं हम कि 1 मिनट गाइस, हाँ, अब आपको देख रहे हैं कि वायु दाब क्या होती है। देखिए वायु दाब क्या होता है? वायु दाब, जैसे कि वायु, देखिए हम लोग के मतलब पृथ्वी पर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, वायुमंडल, ये सब जो प्रेशर होता है हम लोग के ऊपर पड़ता है। तो देखिए हम लोग के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा, मतलब ये सब मंडल का प्रेशर पड़ता है, लेकिन हम लोग को समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि देखिए हम लोग को मतलब गर्भ से ही मतलब हम लोग को प्रेशर पड़ना शुरू होता है, तो उस हिसाब से हम लोग का उतना मतलब कि सहन क्षमता मतलब उतना बढ़ चुका है, जिससे हम लोग को प्रेशर पड़ रहा है, तो अंदर से भी हम लोग के बॉडी से भी प्रेशर पड़ता है। देखिए हार्ट क्या आता है? 120 डिग्री, 120 से 80 होता है हम लोग का ब्लड का टेम्परेचर, सिस्टोलिस और डायलोसिस। तो क्या होता है कि जब शरीर में ही ब्लड का प्रेशर पड़ रहा है, ऊपर से वायुमंडल से मतलब एटमॉस्फेयर से भी आ रहा है मतलब कि प्रेशर, तो क्या होता है? दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। यानी कि मनुष्य के शरीर में यानी ब्लड जो होता है 120 डिग्री तक जा रहा है, 120 डिग्री तक सिस्टोलिस होता है। ठीक है, और उसके बाद में वो हर वायुमंडल से भी प्रेशर आ रहा है, तो जो मंडल का प्रेशर और यहाँ से हम लोग का बॉडी का प्रेशर दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं, इसलिए हम लोग का प्रेशर का अभाव नहीं होता। देखिए कोई इंसान जब मर जाता है तो उसका देखेंगे बॉडी बहुत ही मतलब कि वजनदार हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए अंदर से प्रेशर पड़ रहा है वायु की प्रेशर, तो उससे बॉडी देखिए कि अंदर का प्रेशर नहीं पड़ रहा है, वायु का प्रेशर हो रहा है, उसके हिसाब से उसका पूरा देखेंगे कि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको कहते हैं वायु प्रेशर। ठीक है, जो कि वायु दाब जो होती है, देखिए हम बता रहे हैं, थोड़ा क्वेश्चन जो बनते हैं वायु दाब से उसके बारे में देख लेते हैं। वायु दाब, देखिए वायु दाब क्या होता है कि जो वायु दाब 7 मतलब वायु दाब में 7 पेटियां होती हैं, वो बताएंगे जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो कौन कौन सा पेटी होता है, क्या क्या, उसके बारे में हम बता देंगे। इसे बस आप देख लीजिए कि कितनी पेटियाँ, 7 पेटी वायु दाब में होती हैं। ठीक है, तो वायु के जो वायु दाब की मतलब कि आपको मापा किस में जाता है वायु दाब? तो देखिए वायु दाब किस में मापा जाता है? देखो एक हो एनरायड में नापा जाता है। वायु दाब किस में नापा जाता है? एक एनरायड। ठीक, एनरायड में वायु की ऊंचाई मापा जाता है। ठीक, वायु दाब की ऊंचाई कितना मापा जाता है? एनरायड में। और उसके बाद में फिर एक पाया जाता है 14 में। किसमें? 14 में वायु की मौसम मापा जाता है। ठीक, वायु की मौसम किसमें मापा जाता है? 14 में। और वायु दाब की ऊंचाई किसमें मापा जाता है? एनरायड में। ठीक, तो देखिए वायु दाब होता कितना है? देखिए वायु दाब होता कितना है, यदि आपको पूछ लिया गया तो कितना होता है? 10, 15, 10, 13, 23। कितना? 10, 13, 23 मिली बार होता है। तो देखिए मिली बार 10, 13, 23 मिली बार होता है, तो हम इसको मिली बार में माप नहीं सकते, इसलिए इसको देखा जाता है। देखिए मापने के लिए सबसे सिंपल होता है डाप्सन, यानी 76 सेंटीमीटर, सॉरी करिए डाप्सन, 76 सेंटीमीटर पारा HG। यदि मतलब HG में मापिए, चाहे तो 10, 13, 23 मिली बार में मापिए वायु दाब। तो देखिए क्या होता है कि आप एक देखिए टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, उसमें आप 76 सेंटीमीटर तक पारा भर दीजिए। कितना? 76 सेंटीमीटर तक आप पारा भर दीजिए टेस्ट ट्यूब में। ठीक,
टेस्ट ट्यूब में जब भर देंगे उसके बाद में आप यहाँ देखिए कि यहाँ खाली कर लीजिए, टेस्ट ट्यूब में भर लीजिए। अब नीचे हाथ लगाएंगे, जो प्रेशर लगेगा हाथ पर, यहाँ नीचे मतलब टेस्ट ट्यूब में भर करके आप हाथ पर यहाँ पे लगाएंगे कि कितनी प्रेशर तक मतलब पड़ रहा है पारा का 76 सेंटीमीटर तक। जो प्रेशर पड़ेगा वही वायु दाब का प्रेशर होता है, वही मंडल का प्रेशर हम लोग के बॉडी पर पड़ता है। यानी जो भी जीव जंतु होंगे उसके बॉडी पर उतने मतलब दबाव उतना पड़ता है। यदि आप टेस्ट ट्यूब में 76 सेंटीमीटर तक पारा भर करके आप पलटेंगे, हाथ पर मतलब लेंगे उसके पूरे भार, तो जितना पड़ेगा दबाव वही उतना ही एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की उतनी परत की उतनी दबाव पड़ती है हम लोग के उस पर। ठीक है, तो इसीलिए देखें तो पारा जब होता है तो देखिए, जब पारा क्या होता है कि पारा में अचानक, जैसे पारा अचानक गिर गया, ठीक है, पारा का अचानक गिर जाना क्या होता है, तूफान को होता है। देखिए अचानक गिर गया तो वहाँ से अगल बगल के वायु वहीं पर मतलब पहुँचेंगे, जैसे यहाँ के देखिए पारा अचानक गिर गया, ठीक है, तो यानी कि वहाँ वायु ख़त्म हो गया, यही दिखाता है ना, टेम्परेचर को दिखा रहा है, तो वायु वहाँ ख़त्म हो गया, तो अगल बगल के जो वायु हैं वहाँ एक अब पहुँचेंगे तो क्या होगा, आधी तूफान आएगा। यदि धीरे धीरे गिर रहा है तो यानी वर्षा होने वाला है वो, और यदि धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो यानी मौसम साफ रहने वाला है। इससे मतलब कि आपको क्वेश्चन यदि पूछ लेता है कि पारा का मतलब अचानक गिरना क्या होता है, कि तूफान आएगा, धीरे धीरे यदि गिर रहा है तो वर्षा आने वाली, और धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, साफ मौसम को दर्शाता है। ठीक, इतने मतलब कि क्वेश्चन आपको बनते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।